हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े सवालों के बारे में सवालों को विस्तार से देखेंगे, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में 10 मार्क्स ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए दिए जाते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है तो 10 क्वेश्चंस जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से आते हैं। अगर आपकी पकड़ इस ऑफिशियल लैंग्वेज में मजबूत है तो 10 सवाल अगर किसी सेक्शन से छूटे हुए हैं तो उसकी पूर्ति आप ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े सवालों का जवाब दे करके कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े सवालों को। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े ये सवाल जो हैं ये ऐसे सवाल हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरह हैं। इनमें क्या है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स, मंथ्स या फिर अमाउंट्स इनको इंक्लूड किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ा एक डिटेल्ड वीडियो हम बाद में अपने चैनल पर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े क्वेश्चंस के बारे में। पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग्स ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, जो पीरियोडिसिटी है यानी कि अवधि है मीटिंग्स का टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का, वो कब है? तो कहने का मतलब इसका पीरियोडिसिटी 1 in 6 month है, यानी कि 6 महीने में कम से कम एक बार टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का मीटिंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पीरियोडिसिटी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कंस्टिट्यूटेड एट स्टेशंस और ऑफिसेस। मान लीजिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जिसको किसी स्टेशन पर या ऑफिस में कंस्टिट्यूट किया गया, उसका निर्माण किया गया है। तो कहने का मतलब है कि उसका पीरियडिसिटी क्या होता है, जो कमीशन है जिसको उसके रिकंस्ट्रक्शन का पीरियड क्या है, उसके पुनर्निर्माण का पीरियड क्या है? 1 in 3 months, 1 in 3 years, 3 साल में एक बार हमको क्या करना पड़ता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो कि स्टेशन लेवल या ऑफिस लेवल का है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अगला है पीरियडिसिटी ऑफ मीटिंग्स ऑफ हिंदी सलाहकार समिति। ये जो हिंदी सलाहकार समिति है उसका पीरियडिसिटी यानी कि अवधि क्या होता है? तो ट्वाइस ए ईयर होता है, साल में कम से कम 2 बार हिंदी सलाहकार समिति की मीटिंग्स होनी चाहिए। आगे चलते हैं। द ऑनरेरियम गिवन टू द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी पार्ट टाइम क्लर्क फॉर बुकिंग आफ्टर द वर्क रिलेटिंग टू OLIC कंस्टिट्यूटेड एट स्टेशन ऑफिसेस। जो सम्मान राशि है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के पार्ट टाइम क्लर्क को दिया जाता है उसके काम के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी से संबंधित कामों के लिए स्टेशन और ऑफिसेस का, वो कितना है? तो कहने का तो वो सम्मान राशि ₹600 पर मंथ है, यानी 600 रुपया पर मंथ है। अगला सवाल है अमाउंट स्पेंड फॉर द सप्लाई ऑफ कॉफ़ी और बिस्किट्स टू द मेंबर्स प्रेजेंट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग्स कंस्टिट्यूटेड एट स्टेशंस और ऑफिसेस। वो अमाउंट, वो धनराशि जो कि खर्च की जाती है कॉफ़ी और बिस्किट की सप्लाई पर उन मेंबर्स का जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के मीटिंग्स में, जो कि स्टेशंस या ऑफिसेस पर कंडक्ट किया जाता है, संचालित किया जाता है, वो कितना है? तो ₹30 to 50 पर मेंबर्स है। प्रति सदस्य 30 से 50 रुपये चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स एक्सेट्रा पर खर्च होती है। अगला सवाल है ड्यूरेशन ऑफ ईच हिंदी कोर्स एक्सेप्ट इंटेंसिव ट्रेनिंग। हर एक हिंदी कोर्स का ड्यूरेशन देख लेते हैं, अवधि देख लेते हैं कि कितने दिन का हिंदी कोर्स होता है। इंटेंसिव ट्रेनिंग के अलावे, इंटेंसिव ट्रेनिंग बहुत कम दिनों की ट्रेनिंग्स होती हैं, और जो हिंदी कोर्स होते हैं उसमें हिंदी ट्रेनिंग जो दी जाती है वो भी 2 दी जाती है। एक रेगुलर, एक 3 तरीके से दी जाती है। एक रेगुलर क्लासेस में, नियमित क्लासों में, एक कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार के क्लासों में, और एक इंटेंसिव ट्रेनिंग में। देखते हैं रेगुलर ट्रेनिंग के लिए जो 4 तरह के हिंदी कोर्स हैं, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत, उनके लिए 5 to 6 months का समय लगता है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स लगभग 1 साल का होता है, और इंटेंसिव ट्रेनिंग 15 से 25 वर्किंग डेज़ के होते हैं।
वर्किंग डेज़ का मतलब इनमें छुट्टियों के दिन काउंट नहीं होंगे, छुट्टियों को छुड़ा करके 15 से 25 वर्किंग डेज़ का होता है। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हिंदी एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड इन ए ईयर। कहने का मतलब कि हिंदी एग्जामिनेशंस जो हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के जो हिंदी एग्जामिनेशंस हैं प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा या पारंगत के, कितनी बार एक साल में वो किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं? तो 2 टाइम्स, 2 बार। कौन से मंथ्स में कंडक्ट किए जाते हैं? तो मई के महीने में एक बार और नवंबर के महीने में एक बार कंडक्ट किए जाते हैं। अब चलते हैं, अभी हम इंटेंसिव ट्रेनिंग के बारे में बोले थे कि 15 to 25 वर्किंग डेज तक ये चलते हैं। तो देखते हैं कि अलग अलग जो 4 तरह के कोर्सेज़ हैं, प्रबोध है, प्रवीण है, प्रज्ञा और पारंगत है, उनके लिए कितने वर्किंग डेज़ का ज़रूरत होता है। प्रबोध कोर्स के लिए 25 वर्किंग डेज़ इंटेंसिव ट्रेनिंग में लगते हैं। प्रवीण कोर्स को पूरा करने के लिए 20 वर्किंग डेज़ लगते हैं। प्रज्ञा का ट्रेनिंग में 15 वर्किंग डेज़ इंटेंसिव ट्रेनिंग में लगते हैं। और पारंगत कोर्स में 20 वर्किंग डेज़ का समय लगता है, यानी कि 25, 20, 15, 20 ऐसे दिन लगते हैं। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, पारंगत 25, 20, 15, 20 ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, व्हेन विल एन एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन। कब एक एम्प्लॉय जो है, एक रेलवे का एम्प्लॉय जो है, वो सक्षम हो पाता है, पात्र हो जाता है कैश अवार्ड के लिए हिंदी एग्जामिनेशन पास करने का? तो इसका क्राइटेरिया क्या है कि ऑन ऑब्टेनिंग 55% और एबव मार्क्स इन रिटन एग्जाम, वो तब एलिजिबल हो जाता है कैश अवार्ड पाने के लिए हिंदी एग्जामिनेशन का, जबकि वो 55% या 55% से ज़्यादा मार्क्स लाता है रिटन एग्जाम में। अगला सवाल है, व्हेन विल एन एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन। कब एक एम्प्लॉय जो है वो एलिजिबल हो जाता है कैश अवार्ड पाने के लिए हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जाम को पास करने के लिए? तो अभी क्या बताएं कि प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा, पारंगत में 55% मार्क्स केवल चाहिए, 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए रिटन एग्जाम में, लेकिन हिंदी स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम में आपको 88% और एबव मार्क्स चाहिए, 88% या 88% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अगला सवाल है, व्हेन विल एन एम्प्लॉय बिकम एलिजिबल फॉर कैश अवार्ड फॉर पासिंग हिंदी टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। कब एक एम्प्लॉय जो होता है वो पात्र हो जाता है कैश अवार्ड पाने के लिए हिंदी टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन का? तो जब वो 90% या फिर 90% से अबव मार्क्स लाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैश अवार्ड्स कैसे कैसे मिलते हैं। प्रबोध कोर्स में 55% और मोर मार्क्स लाए हैं बट लेस देन 60% से कम मार्क्स लाए हैं, तो आपको 1000 रुपीज़ का कैश अवार्ड मिलता है। प्रबोध में ही अगर 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं बट लेस देन 70%, लेकिन 70% से कम लाते हैं, तो आपको ₹2000 मिलता है। प्रबोध में ही जब 70% और एबव मार्क्स लाते हैं आप, तो आपको कितना मिलता है तो 4000 रुपीज़ कैश अवार्ड मिलता है। ठीक है, यानी कि प्रबोध का 55%, 55 से 60, ठीक है, 60% और मोर बट लेस देन 70 और 70% और एबव मार्क्स के लिए 1, 2, 4 हज़ार रुपये आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा कोर्स के लिए देखते हैं। प्रज्ञा कोर्स में अगर आप 65% और मोर मार्क्स लाते हैं बट लेस देन 60% मार्क्स लाते हैं, तो आपको ₹2000 मिलता है। अगर आप 60% और मोर मार्क्स प्रज्ञा कोर्स में लाते हैं बट लेस देन 70% मार्क्स लाते हैं, तो आपको ₹4000 मिलता है। और प्रज्ञा कोर्स में ही 70% और 70% से मोर मार्क्स लाने पर आपको ₹6000 मिलता है। यानी कि प्रज्ञा कोर्स का हिसाब क्या है, 2, 4, 6 है। अब ज़रा सा ज़्यादा समझ में आने के लिए देख लेते हैं कि सेम ही हिंदी स्टेनोग्राफी में भी है। 88% और मोर मार्क्स लाते हैं बट लेस देन 92% मार्क्स लाते हैं, तो आपको ₹2000 मिलते हैं। 92% और मोर मार्क्स लाते हैं बट लेस देन 95% लाते हैं, तो आपको ₹4000 मिलते हैं। और 95% और 95% से मोर मार्क्स स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम में लाते हैं, तो आपको ₹6000 मिलते हैं। हिंदी टाइप राइटिंग के एग्ज़ाम में भी वो भी मैच करने वाला है, प्रज्ञा, स्टेनोग्राफी और हिंदी टाइपिंग। उनमें जो कैश अवार्ड्स हैं 246, 246 और 246 हैं, इसलिए पहले हम लोग देखेंगे तीनों को साथ में, ताकि आपके दिमाग में एक छाप बना रहे कि हिंदी स्टेनोग्राफी में और हिंदी टाइप राइटिंग में केवल मार्क्स का परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, अमाउंट सेम रह रहा है। हिंदी टाइपिंग एग्ज़ाम में 90% और मोर
बट लेस देन 95% मार्क्स लाते हैं तो आपको ₹2000 मिलता है। 95% और मोर बट लेस देन 97% मार्क्स लाते हैं आपको ₹4000 मिलता है। और 97% और मोर मार्क्स लगते हैं तो ₹6000 मिलता है, यानी कि 246 246 246 हो गया। अब चलते हैं, ये तो प्रबोध और प्रवीण देख लिए। प्रवीण का 1 2 4 है, प्रज्ञा का 2 4 6 है। प्रज्ञा का 2 4 6 है तो स्टेनोग्राफी का भी 2 4 6 है, हिंदी टाइपिंग एग्जाम का भी 2 4 6 है। अब चलते हैं प्रवीण कोर्स में। 55% और मोर बट लेस देन 60% मार्क्स लाने पर आपको ₹1500 का कैश अवार्ड मिलता है। 60% और मोर बट लेस देन 70% मार्क्स लाने पर आपको ₹3000 का वो मिलता है कैश अवार्ड। और 70% और मोर मार्क्स लाने पर आपको ₹4500 का मिलता है, यानी कि 15 30 45 इसका हिसाब है। अब चलते हैं पारंगत कोर्स में, देखते हैं। ठीक है, पारंगत कोर्स में क्या है कि 55% और मोर बट लेस देन 60% लाने पर आपको ₹4000 कैश अवार्ड मिलता है। 60% और मोर बट लेस देन 70% लाने पर ₹7000 का कैश अवार्ड मिलता है। 70% और मोर लाने पर ₹10000 का अवार्ड मिलता है। अब ये बात समझने वाली है कि प्रबोध से बड़ा कोर्स प्रवीण है, प्रवीण से बड़ा कोर्स प्रज्ञा है और सबसे बड़ा कोर्स पारंगत है। तो प्रबोध का 1 2 4 हो गया, प्रवीण का 15 30 45 हो गया, प्रज्ञा का 2 4 6 हो गया और पारंगत का 4 7 10 हो गया। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, लमसम अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है। लमसम अवार्ड जो होते हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रबोध कोर्स पास करने पर लमसम अवार्ड ₹3500 है। प्रवीण कोर्स पास करने पर लमसम अवार्ड ₹4000 है। प्रज्ञा कोर्स पास करने पर लमसम अवार्ड ₹6000 है। हिंदी टाइप राइटिंग एग्ज़ाम पास करने पर लमसम अवार्ड ₹4000 है। और हिंदी स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम पास करने पर लमसम अवार्ड ₹7500 है। आगे चलते हैं, कैश अवार्ड फॉर लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइज़ का कैश अवार्ड बता रहे हैं। ये सारा भी प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा और पारंगत का वो जो बताया था हिंदी स्टेनोग्राफी टाइपिंग का, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ ही हैं। इधर भी देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार आपको कब मिलता है? जबकि आप कोई ओरिजिनल बुक लिखते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट पर, तब आपको लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिलता है। इसका फर्स्ट प्राइज़ ₹20,000, सेकेंड प्राइज़ ₹10,000 और थर्ड प्राइज़ ₹7,000 है। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार पाने पर आपको कैश अवार्ड कितना मिलता है। पहले मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार क्यों मिलता है? तो हिंदी पोइट्री बुक्स लिखने के लिए आपको मिलता है। उसमें भी लाल बहादुर शास्त्री का सेम है, फर्स्ट प्राइज़ ₹20,000, सेकेंड प्राइज़ ₹10,000 और थर्ड प्राइज़ ₹7,000 ही है। आगे चलते हैं, कैश अवार्ड फॉर प्रेमचंद पुरस्कार। प्रेमचंद पुरस्कार पाने के लिए कैश अवार्ड कितना है? प्रेमचंद पुरस्कार मिलता क्यों है? तो हिंदी नॉवेल और स्टोरी बुक्स लिखने के लिए, हिंदी उपन्यास और कहानी की किताब लिखने पर। इसमें भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज़ सेम है, ₹20,000, ₹10,000 और ₹7,000। फर्स्ट प्राइज़ 20,000, सेकेंड प्राइज़ ₹10,000, थर्ड प्राइज़ ₹7,000। आगे चलते हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बिकम एलिजिबल फॉर पर्सनल पे फॉर विच द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स इज़ प्रबोध और प्रवीण। ये न्यूनतम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है जिसके बल पर आप एलिजिबल हो जाते हैं पर्सनल पे के लिए। जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कौन सा है? प्रबोध है या प्रवीण है? प्रबोध या प्रवीण के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना चाहिए एलिजिबल होने के लिए पर्सनल पे के लिए? तो 55% मार्क्स इन रिटन एग्ज़ाम, मिनिमम आपका 55% मार्क्स रिटन एग्ज़ाम में आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर गैजेटेड ऑफिसर्स का पूछेगा कि प्रवीण कोर्स में उसको अगर वो पाना है, एलिजिबल बनना है पर्सनल पे के लिए, तो उसको कितना लाना पड़ेगा? तो गैजेटेड ऑफिसर्स पोस्ट के लिए 60% मार्क्स लाना पड़ता है, नॉन गैजेटेड के लिए 55% मार्क्स है। आगे चलते हैं, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड बाय गैजेटेड ऑफिसर इन प्रज्ञा कोर्स टू बिकम एलिजिबल फॉर पर्सनल पे। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स है जो कि गैजेटेड ऑफिसर के द्वारा लाया जाना चाहिए प्रज्ञा कोर्स के लिए, प्रज्ञा कोर्स में, ताकि वो पर्सनल पे के लिए एलिजिबल हो जाए। तो 60% इन रिटन एग्ज़ाम है। ठीक है, 60% रिटन एग्ज़ाम में उसको लाना चाहिए। मोटा मोटी यही रखिए, प्रज्ञा प्रवीण पारंगत प्रबोध जो भी हो, प्रज्ञा प्रवीण पारंगत जो भी हो, नॉन गैजेटेड ऑफिसर के लिए पर्सनल पे के लिए एलिजिबल होने के लिए 55% या अबव मार्क्स चाहिए।
और गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए एटलीस्ट 60% और एटलीस्ट 60% या फिर 60% से अबव मार्क्स चाहिए। आगे चलते हैं। अमाउंट ऑफ पर्सनल पे फॉर पासिंग प्रिस्क्राइब्ड हिंदी कोर्स। अब जिस पर्सनल पे का बात करें कि पर्सनल पे पाने के लिए आपका 55% मार्क्स या अबव मार्क्स होना चाहिए, तो पर्सनल पे का अमाउंट कितना होता है जब आप प्रिस्क्राइब्ड हिंदी कोर्स पास कर लेते हैं। आपके लिए जो हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है, मान लीजिए कि हम जो हैं हम रीजन सी में रहने वाले नहीं हैं, ठीक है, रीजन ए में रहने वाले हैं। मेरी मातृभाषा हिंदी रही है, तो जब मेरी मातृभाषा हिंदी रही है तो कहने का मतलब कि हम प्रबोध कोर्स का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। प्रबोध रीजन सी के लोगों के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड है। अब हमको अगर पर्सनल पे चाहिए तो पर्सनल पे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि पारंगत कोर्स में हमको पास करना पड़ेगा, इसीलिए प्रिस्क्राइब्ड का बात कर रहे हैं। तो पर्सनल पे जो कि पास करने के लिए हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड हिंदी कोर्स का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हिंदी कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब रीजन सी वाले प्रबोध का एग्ज़ाम दे सकते हैं, हम प्रबोध एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, जो कि हिंदी एग्जामिनेशन होती है प्रबोध की, वो हम नहीं दे सकते हैं। तो पर्सनल पे कितना मिलेगा अगर हम प्रिस्क्राइब्ड हिंदी कोर्स पास कर लेते हैं, मानते हैं हम पारंगत का हिंदी कोर्स पास कर लिए, तो हमारा पर्सनल पे कितना है। तो कहने का मतलब पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 1 इंक्रीमेंट ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने में जो एक इंक्रीमेंट मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, उसके इक्विवेलेंट, उसके समकक्ष क्या होता है, पर्सनल पे बढ़ता है। 12 महीने के इंक्रीमेंट के बराबर पर्सनल पे बढ़ता है अगर हम प्रिस्क्राइब्ड हिंदी कोर्स को पास किए हैं तो। अगला है पर्सनल पे गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी टू स्टेनोग्राफर। अब देखिए स्टेनोग्राफर्स के लिए कंडीशन अलग है, ये रिटन एग्जाम्स प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा पारंगत का बात अलग है। अगर स्टेनोग्राफर क्या किया है, जिसका मदर टंग हिंदी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो क्या किया है कि हिंदी स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम पास किया है, तो उसको क्या मिलता है, तो उसको पर्सनल पे उसका कितना इंक्रीमेंट होता है पर्सनल पे, तो 2 इंक्रीमेंट ऑफ 12 मंथ्स के बराबर, 2 साल के इंक्रीमेंट के बराबर एक बार में उसका क्या होता है ना कि पर्सनल पे उसका बढ़ जाता है स्टेनोग्राफर का। याद रखिएगा, स्टेनोग्राफर को ज़्यादा प्रॉफिट है, वो उसका पर्सनल पे 2 इंक्रीमेंट के बराबर बढ़ेगा। अब बाकी हिंदी कोर्स को पास करने के लिए 1 इंक्रीमेंट 12 मंथ्स का केवल बढ़ेगा। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स अवार्डेड अंडर रेलवे बोर्ड्स राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम फ्रॉम सदर्न रेलवे। अब हम सदर्न रेलवे दे रहे हैं, आप अपने रेलवे में देख लीजिएगा कि कितने सारे एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स जो हैं उनका नंबर क्या है जिनको अवार्ड किया जाता है रेलवे बोर्ड के राजभाषा व्यक्तिगत कैश अवार्ड स्कीम के द्वारा। सदर्न रेलवे से 5 लोग हैं, 5 एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स को अवार्ड किया जाता है रेलवे बोर्ड के राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड से। आपके बोर्ड के कितने लोगों को किया जाता है वो आप देख लीजिएगा। अगला क्या है, अमाउंट ऑफ प्राइज मनी गिवन अंडर राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। आखिर प्राइज़ मनी का अमाउंट कितना है जो कि राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम के तहत दिया जाता है। तो राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम की तरफ प्राइज़ मनी 1500 रुपये है, ठीक है। राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम के अंतर्गत आपको 1500 रुपये का प्राइज़ मनी मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्राइजेस गिवन अंडर कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम फॉर डूइंग ऑफिशियल वर्क हिंदी। कहने का मतलब कि कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम के तहत क्या होता है कि प्राइजों का संख्या क्या है जो कि दिया जाता है हिंदी ऑफिशियल वर्क जो है, कार्यालय का काम जो है हिंदी में करने के लिए। तो कहने का मतलब कि नंबर ऑफ प्राइजेस 3 हैं, 3 प्राइजेस दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ प्राइज मनी एंड नंबर ऑफ प्राइजेस गिवन फॉर कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम और राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स इन हिंदी ए ईयर। प्राइज मनी का अमाउंट क्या है और नंबर ऑफ प्राइजेस क्या हैं जो कि कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम में दिए जाते हैं, किस चीज़ के लिए, तो 10,000 से ज़्यादा शब्दों को लिखने के लिए हिंदी में 1 साल में। अमाउंट ऑफ प्राइज मनीज क्या हैं, 10,000 शब्दों से ज़्यादा शब्द हिंदी में 1 साल में लिखने में। तो फर्स्ट प्राइज़ ₹5,000 का है, ऐसे 2 लोगों को फर्स्ट प्राइज़ मिलता है, 2 प्राइजेस ₹5,000 के फर्स्ट प्राइज़ होते हैं। सेकेंड प्राइज़ ₹3,000 का होता है जो कि 3 लोगों को दिए जाते हैं, और थर्ड प्राइज़ 2,000 का है। ऐसे ऐसे 5 प्राइजेस दिए जाते हैं, 2,000 के 5 प्राइजेस। यानी कि अगर पूछेगा कि अमाउंट ऑफ प्राइज मनी एंड नंबर ऑफ प्राइजेस, ये तो बोल दिया। अगर टोटल पूछेगा कि टोटल प्राइज मनी क्या है जो कि फर्स्ट प्राइज़ के रूप में दिया जाता है, तो 5,000 दूनी 10,000 रुपये, और सेकेंड प्राइज़ कितना हो गया, तो 3,000 दिया 9,000 रुपया, और थर्ड प्राइज़ का टोटल अमाउंट कितना है, तो 2,000 × 5 10,000 रुपीज़ है। आगे चलते हैं।
एडिशनल वेटेज गिवन टू ए नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय फॉर असेसिंग अवार्ड अंडर 10,000 वर्ड अवार्ड स्कीम। कहने का मतलब अतिरिक्त वेटेज क्या है जो कि एक नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय को दिया जाता है, हिंदी ना बोलने वाले एम्प्लॉय को दिया जाता है, ताकि वो क्या करे कि 10,000 शब्दों के अवार्ड स्कीम में के अधीन वो क्या करे कि अवार्ड पाए। तो वेटेज अप टू 20%, उसको 20% तक का वेटेज दिया जाता है। ठीक है, ये केवल नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉयज़ के लिए, हमारे लिए नहीं है, ये हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। उनको एडिशनल वेटेज कितना दिया जाता है, तो कहने का मतलब है कि जितना नंबर वो लाएंगे ना उसका 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर वो क्या करते हैं कि 10,000 वर्ड अवार्ड स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो जितना वो मार्क्स लाते हैं उस मार्क्स का 20% वेटेज उनको एक्स्ट्रा दिया जाता है उसमें। अगला देखते हैं, 1 मिनट कुछ गलती हो गया। एडिशनल वेटेज गिवन टू ए नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय फॉर असेसिंग अवार्ड अंडर 10,000 वर्ड अवार्ड स्कीम। ठीक है, हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय को एडिशनल वेटेज कितना दिया जाता है, तो अप टू 20%, 20% तक दिया जाता है। ये नहीं है कि जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं वही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ ग्रेस मार्क्स गिवन टू ए नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉयज़ हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन हिंदी एस्से, एलोक्यूशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कंपटीशन। अब देखिए कि ग्रेस मार्क्स यानी कि जो बढ़ा करके जो मार्क्स का परसेंटेज है जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय को दिया जाता है, जो कि हिंदी एस्से, एलोक्यूशन, नोटिंग और ड्राफ्टिंग कंपटीशन में भाग लेता है, ये है कि जितना मार्क्स वो लाएगा टोटल मार्क्स का 10% जो है ना उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, ये ग्रेस मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे कि वो 60 मार्क्स लाया है तो उसका 10% 6 मार्क्स हो गया, उसको 66 मार्क्स आएंगे, उसको ग्रेस 6 मार्क्स का दिया जाएगा। आगे चलते हैं। द क्वांटम ऑफ हिंदी टाइपिंग वर्क टू बी डन बाई ए टाइपिस्ट और स्टेनो टू बिकम एलिजिबल फॉर हिंदी इंसेंटिव अलावेंस। कहने का मतलब कि हिंदी टाइपिंग वर्क का क्वांटम क्या है जो कि किया जाता है एक टाइपिस्ट के द्वारा या स्टेनो के द्वारा, ताकि वो क्या है वो कि हिंदी इंसेंटिव अलावेंस पा सके, उसके लिए पात्र हो जाए। तो टाइपिस्ट के लिए है 5 नोट्स या पेजेस इन हिंदी ए डे, एक दिन में 5 नोट या 5 पेज लिखता है, या फिर 300 नोट्स और पेजेस इन हिंदी ए ईयर, या फिर साल में क्या करता है कि 300 नोट्स या पेज लिखता है। और स्टेनोग्राफर के लिए क्या है क्वांटम हिंदी टाइपिंग वर्क का, जो कि स्टेनो के द्वारा किया जाना चाहिए। तो 5 लेटर्स ए डे, 5 पत्र जो है एक दिन में लिखे, या फिर 300 लेटर्स इन ए ईयर, या 300 पत्र जो है वो एक साल में अगर स्टेनोग्राफर टाइप करता है, वो करता है हिंदी के लिए, हिंदी में, तो उसको दिया जाता है इंसेंटिव अलावेंस। ठीक है, इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होने का ये क्राइटेरिया है। अब सवाल उठता है कि इंसेंटिव अलावेंस उनको कितना मिलता है पर मंथ। तो इंसेंटिव अलावेंस गिवन टू ए स्टेनोग्राफर, एक स्टेनोग्राफर को कितना इंसेंटिव अलावेंस मिलता है, तो ₹240 पर मंथ, हर महीने 240 रुपये इंसेंटिव अलावेंस मिलते हैं उसको। और यही पूछे कि इंसेंटिव अलावेंस गिवन टू ए टाइपिस्ट, टाइपिस्ट को कितना इंसेंटिव अलावेंस मिलता है, तो ₹160 पर मंथ मिलता है। स्टेनोग्राफर को ज़्यादा मिलता है, टाइपिस्ट को कम मिलता है। हम लोग देखेंगे स्टेनोग्राफर को 2 इंक्रीमेंट के बराबर मिलता है पास करने में, एग्ज़ाम को 55% वो पास करने में, बाकी लोगों को 1 इंक्रीमेंट ही मिलता है, यानी कि स्टेनोग्राफर हमेशा बेनिफिट में ही रहता है। अवार्ड गिवन टू एन अदर्स डिवीज़न, अदर्स स्टेशन और वर्कशॉप इन रीजन सी फॉर बेस्ट रिकॉर्ड इन ए ईयर फॉर प्रोपेगेशन एंड यूज़ ऑफ हिंदी। ये अवार्ड है जो कि एक आदर्श स्टेशन को या फिर एक आदर्श वर्कशॉप को दिया जाता है जो कि रीजन सी में मौजूद है, साउथ इंडियन स्टेट में। ये ऐसे स्टेट जिनका दूर दूर से हिंदी से नाता नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज शायद हिंदी हो जाए, लेकिन कहने का मतलब कि हिंदी जो है ना उनका लैंग्वेज हिंदी से बहुत ज़्यादा दूर है। 3 रीजन्स में पूरे भारत को बांटा गया है, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। रीजन ए में ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ की कहने का मतलब है कि मुख्य भाषा ही हिंदी है। ठीक है, या फिर हिंदी के कुछ डायलेक्ट्स हैं। रीजन बी ऐसे एरियाज़ हैं जो हिंदी से थोड़े से दूर है। रीजन सी का तो दूर दूर से कोई हिंदी से नाता ही नहीं है। द अवार्ड गिवन टू एन अदर्स स्टेशन और वर्कशॉप इन रीजन सी फॉर बेस्ट रिकॉर्ड इन ए ईयर फॉर प्रोपेगेशन एंड यूज़ ऑफ हिंदी। एक आदर्श स्टेशन या वर्कशॉप को जो कि रीजन सी में है, अगर एक साल में वो क्या करता है कि बेस्ट रिकॉर्ड बनाता है हिंदी को प्रोपेगेट करने के लिए, प्रसार करने के लिए और यूज करने के लिए,
तो उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है रीजेंसी को? रीजेंसी के वर्कशॉप या फिर स्टेशन को, उसको आदर्श स्टेशन या वर्कशॉप बोला गया है। तो आचार्य रघुवीर रनिंग शील्ड बोला गया है। आचार्य रघुवीर रनिंग शील्ड के तहत उस आदर्श स्टेशन या वर्कशॉप को 7,000 रुपीज़ दिया जाता है। अगला है अवार्ड गिवन टू एन आदर्श डिवीजन सिचुएटेड इन रीजेंसी फॉर बेस्ट रिकॉर्ड इन ए ईयर फॉर प्रोपेगेशन एंड यूज़ ऑफ हिंदी। एक आदर्श डिवीजन को, रेलवे मंडल को जो अवार्ड दिया जाता है रीजेंसी का बेस्ट रिकॉर्ड के लिए एक साल में हिंदी के प्रोपेगेशन और यूज में, हिंदी के प्रसार और उपयोग में, वो भी आचार्य रघुवीर रनिंग शील्ड ही हैं। लेकिन स्टेशन और वर्कशॉप को केवल ₹7,000 दिया जा रहा है, डिवीज़न को ₹10,000 का अवार्ड दिया जाता है। अब देखते हैं लेटर्स को लेकर के कुछ खास रूल बनाए गए हैं। द टारगेट फिक्स्ड फॉर लेटर्स इन हिंदी सेंड फ्रॉम सी रीजन टू ए बी एंड सी रीजन। कहने का मतलब कि टारगेट जो कि फिक्स किया गया है चिट्ठियों के लिए जो कि हिंदी में है, जो कि सी रीजन से ए बी और सी रीजन को भेजी जाती हैं। कहने का मतलब जो भी लेटर्स भेजी जाती है सी रीजन से किसी ए रीजन, बी रीजन या सी रीजन में, उन लेटर्स को हिंदी में लिखने का टारगेट कितना है? तो 55% है। अगला क्वेश्चन है द स्टेट गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल्स इन रीजन ए एंड बी। कहने का मतलब कि जो राज्य सरकारें हैं या इंडिविजुअल्स हैं या जो व्यक्ति हैं जो कि रीजन ए और बी में रहने वाले हैं, उनको उनके द्वारा जो लेटर्स भेजे जाएंगे उनके हिंदी में रहने का टारगेट कितना है? तो 85% है। अगला सवाल है द टारगेट फिक्स्ड इन एनुअल प्रोग्राम्स फॉर राइटिंग इन हिंदी। वो टारगेट लक्ष्य जो कि फिक्स किया गया है वार्षिक कार्यक्रमों में कि रीजेंसी में जो एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हिंदी में लिखने के लिए कितना टारगेट फिक्स किया गया है? तो 30% फिक्स किया गया है। अगला क्या है द टारगेट फिक्स्ड इन एनुअल प्रोग्राम्स फॉर लेटर्स रिसीव्ड इन हिंदी टू बी आंसर्ड। कहने का मतलब कि कोई वार्षिक कार्यक्रम है उसमें कोई लेटर जो है वो हिंदी में रिसीव किया गया है, तो उसका जवाब हिंदी में देने का टारगेट कितना है? तो 100% है। उनका जवाब 100% क्या होना चाहिए कि अगर किसी एनुअल प्रोग्राम में कोई लेटर हिंदी में रिसीव किया गया है तो उसका जवाब दे दिया जाना चाहिए हिंदी में 100%। अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविज़न है, संविधान में भी कुछ प्रोविज़न ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, उनके बारे में देखते हैं। पार्ट 70 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन पार्लियामेंट। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 17 जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है वो पार्लियामेंट से कब पास किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। अब देखते हैं पार्ट 17 में कितने चैप्टर्स हैं? तो 4 चैप्टर्स हैं। पार्ट 17 में कितने आर्टिकल्स हैं? तो 9 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक हैं। 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 कुल मिलाकर के 9 आर्टिकल्स हैं। आगे चलते हैं द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट। कहने का मतलब है ये आर्टिकल के बारे में बोलते हैं। कहने का मतलब कि कौन सा आर्टिकल है और किस पार्ट में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें दिया गया है कि कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा पार्लियामेंट में जो भी बिजनेस हैं, जो भी कार्य हैं, ठीक है, उनके ट्रांजेक्शन के लिए। तो आर्टिकल 120 है पार्ट 5 का यूनियन लिस्ट में, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि 3 तरह के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो लैंग्वेज यूज़ किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। आर्टिकल 120 पार्ट 5 का इसको क्या करता है कि एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट देखते हैं द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन स्टेट लेजिस्लेचर। वो भाषा जो कि यूज़ की जाती है किसी भी बिजनेस को कार्यवाही को के ट्रांजेक्शन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य के लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, ठीक है, वो है आर्टिकल 210 ऑफ पार्ट 6 भाग 6 का आर्टिकल 210 ये बताता है कि कौन सी भाषा किसी स्टेट लेजिस्लेचर में बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए यूज की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल कंटेनिंग प्रोविजन रिगार्डिंग द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन कोर्ट्स एक्सेट्रा। वो आर्टिकल्स जो कि क्या करते हैं कि प्रावधान रखते हैं जो किस चीज़ से संबंधित हैं, उस भाषा से संबंधित हैं जिस भाषा को कोर्ट एक्सेट्रा में यूज किया जाना चाहिए।
तो वो आर्टिकल्स 348 और 349 है। अब चूँकि 348 और 349 का बात कर रहे हैं तो पक्का बात है कि वो पार्ट 17 से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। प्रोविज़न रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा आर्टिकल जिसमें प्रावधान है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है, कार्यालयी भाषा से संबंधित है। तो आर्टिकल 343 और आर्टिकल 344 हैं जिनमें प्रावधान है जो कि संबंधित हैं यूनियन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कार्यालयी भाषा से। नेक्स्ट है प्रोविज़न रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स, ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित प्रावधान है, तो वो आर्टिकल 345 है। नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल के प्रोविज़न है जो कि रिगार्डिंग संबंधित हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, राज्य और जो केंद्र है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 346 है। आर्टिकल 346 में भाषा से संबंधित प्रावधान है जो कि संबंधित हैं राज्य और केंद्र के बीच में कम्युनिकेशन से। अब कहने का मतलब है कि प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटी लैंग्वेज, ऐसे कौन से संविधान के प्रावधान है जिसमें माइनॉरिटी लैंग्वेज यानी कि अल्पसंख्यकों की भाषा से संबंधित प्रावधान है, तो आर्टिकल 347 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर आर्टिकल 343(1) व्हेन डिड हिंदी बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 343 अंडर ब्रैकेट 1 के हिसाब से कब जो हिंदी है वो भारत यूनियन ऑफ इंडिया का, भारतीय संघ का कार्यालयी भाषा बना, तो 26 जनवरी 1950 है। अब सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल 343 के हिसाब से हिंदी भारत का यूनियन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बना कब, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हिंदी को अगर पूछा जाएगा कि एडॉप्शन कब हुआ था, एडॉप्शन कौन किया था हिंदी का, तो कहने का मतलब कि पार्ट 17 कॉन्स्टिट्यूशन का पास हो गया था। पास कब किया गया था पार्लियामेंट में, तो 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को। लेकिन हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज कब बन गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ, पूछेगा तो 14 सितंबर 1949, और ऑफिशियल लैंग्वेज भारत का कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग रेफरेंस टू 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जिनमें रेफरेंस दिया गया, हवाला दिया गया 8वीं सूची, जो 8वीं अनुसूची है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनके बारे में, तो आर्टिकल 344(1) है, आर्टिकल 344 1 और आर्टिकल 351 है। इनमें क्या है कि रेफरेंस दिया गया है 8वीं अनुसूची का, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल 343 to 351 give information about the official language available, कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जिसमें आर्टिकल 343 से 351 जो है वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि अवेलेबल है उनके बारे में, तो पार्ट 17 है, भाग 17 है। नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेज इन द 8th शेड्यूल, आखिर हमारी 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है, भाषाई प्रावधान है, उसमें लैंग्वेजेस का संख्या कितना है 8वीं अनुसूची में, तो 22 भाषाएं उसमें उस अनुसूची में है। अब सवाल उठता है कि कब उसको अडॉप्ट किया गया, व्हेन अडॉप्टेड, जब अडॉप्ट किया गया था, 8th शेड्यूल जब बना था, अपनाया गया था, उस समय कितनी भाषाएँ थीं, तो उस समय केवल 14 भाषाएँ थी, अभी 22 भाषाएँ हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि फॉरेन लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, हमारी 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा इंक्लूडेड है, तो नेपालीज़ है, नेपाली है, ये विदेशी भाषा हमारे इसमें है, क्या कहता है, फॉरेन लैंग्वेज में नेपालीज़ ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी एडेड इन द 8th शेड्यूल, कब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो थे उनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो 1992 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर बोडो, संथाली, डोगरी एंड मैथिली एडेड इन द 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को कब ऐड किया गया, तो 2003 में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सेक्शंस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन द ईयर 1967,
भाषाओं सेक्शंस की संख्या, ठीक है, कुल मिलाकर के सेक्शंस वर्गों की संख्या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, जब उसको 1967 में अमेंड किया गया तो उसमें कितने सेक्शंस थे? तो 9 सेक्शन थे। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को जब 1967 में अमेंड किया गया, ठीक है, संशोधित किया गया, तो उसमें कुल मिलाकर के 9 सेक्शंस थे, ठीक है। सेक्शंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड इन 1967 विच आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। अब वो सेक्शन हो गया जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जिसको 1967 में अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था, उसमें कुछ ऐसे सेक्शंस थे जो कि जम्मू और कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं थे? तो सेक्शन 6 और 7 एप्लीकेबल नहीं थे। नेक्स्ट है सेक्शन कंसर्न विद ऑप्टिमल यूज़ ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स। वो सेक्शन जिसमें विचार किया गया है अधिकतम यूज का हिंदी का या फिर दूसरी किसी ऑफिशियल लैंग्वेज का, कार्यालयी भाषा का, हाई कोर्ट्स के जजमेंट में, तो वो सेक्शन 7 है, ठीक है। सेक्शन 7 का अगर आर्टिकल पूछेगा कौन सा आर्टिकल जो है कंसर्न है हिंदी या फिर दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का ऑप्टिमल यूज से, ठीक है, अधिकतम उपयोग से, तो सेक्शन 7 का आर्टिकल 348 अंडर ब्रैकेट 2 है। द पोस्ट ऑफ हिंदी असिस्टेंट क्रिएटेड इन रेलवे बोर्ड इन कंप्लायंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डर। हिंदी असिस्टेंट का पोस्ट कब क्रिएट किया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा? प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ में, इन द जनरल ब्रांच ऑफ रेलवे बोर्ड इन द ईयर 1952। जो रेलवे बोर्ड का जनरल ब्रांच था उसमें 1952 में क्या किया गया था कि हिंदी असिस्टेंट के पोस्ट को क्रिएट किया गया था, ठीक है। प्रेसिडेंट का ऑर्डर था, राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत रेलवे बोर्ड में हिंदी असिस्टेंट का पोस्ट कब क्रिएट किया गया, कहाँ किया गया? तो रेलवे बोर्ड के जनरल ब्रांच में किया गया, ठीक है। सामान्य शाखा में रेलवे बोर्ड का किया गया, साल था 1952। नेक्स्ट है हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। आखिर रेलवे बोर्ड में हिंदी सेक्शन जो था वो कब एस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया? तो 1960 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड। आखिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी था ऑफिशियल लैंग्वेज का उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? तो जनवरी 1976 में उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्लियामेंट्री कमेटी जनवरी 1976 में कॉन्स्टिट्यूट यानी कि निर्माण किया गया था। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। आखिर ऑफिशियल लैंग्वेज के पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? संसदीय समिति में राजभाषा के संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं। नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 20। लोकसभा के सदस्य जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं तो 20 लोग लोकसभा से होते हैं, और नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स पूछेगा तो 10 लोग राज्यसभा से होते हैं। अच्छा, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है इसमें नंबर ऑफ सब कमिटीज़ कितने हैं? इसके सब कमिटीज़ का उप समितियों का संख्या कितना है? तो 3 है। नेक्स्ट है विच सब कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट्स द ऑफिस ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। कौन सा सब कमेटी जो है, उप समिति जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का, वो क्या करता है कि रेल मंत्री का जो ऑफिस है उसका जांच पड़ताल करता है, तो वो सेकंड सब कमेटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी फंक्शनिंग इन चेन्नई सिटी। अगर बोला जाएगा कि चेन्नई शहर का जो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जो कि फंक्शन कर रहा है वहाँ पे, उसका चेयरमैन कौन है? तो GM ऑफिसर है। सदर्न रेलवे का GM जो है वही टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ चेन्नई का चेयरमैन है। आप अपने देख लीजिएगा कि आपका जो जोन होगा वो जोन किस शहर में पड़ता होगा, ठीक है। और कहने का मतलब कि उस जोन का GM जो होता है, मतलब प्रोबेबली चांस बहुत ज़्यादा है कि GM ही वहाँ का टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का चेयरमैन होगा। एक बार इसको चेक ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, आखिर अवधि क्या होता है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के मीटिंग्स का, तो वो अवधि होता है 1 in 3 months। ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का मीटिंग 3 महीने में एक बार ज़रूर होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद अगला सीरीज़ व्यूज़ को, लाइक्स को देख करके बनाया जाएगा। हाँ, एक बार वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से, एक बार नहीं 10 बार देखिएगा, ये आपके बहुत काम का वीडियो है, ये सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है।